नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डाउटनेट पर। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में एकदम सुरक्षित हैं, एकदम स्वस्थ हैं और एकदम तंदुरुस्त भी हैं। और क्या कर रहे हैं? और आप सभी बच्चे हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, ज्ञानवर्धक और सुपर फैंटास्टिक क्लास का इंतजार कर रहे हैं। हम किन के साथ बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अपनी कक्षा 10 के प्यारे बच्चों के साथ। हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन और इस सामाजिक अध्ययन विषय में आज आप और मैं कंटिन्यू कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो है विनिर्माण उद्योग। हम क्या कर रहे हैं बच्चों? इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तो आपके ज्योग्राफी के अंतर्गत, आपके भूगोल के अंतर्गत ये चैप्टर विद्यमान है और इस चैप्टर का हम लोग लेक्चर नंबर 1 करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले क्यों ना हम लोग इसी शब्द के अर्थ को समझना चाहें कि ये विनिर्माण उद्योग, इसका अर्थ क्या होता है। अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं क्या कभी आप लोगों ने इस शब्द को, कौन से शब्द को, विनिर्माण शब्द को कहीं सुना है, कहीं जाना है, कहीं पहचाना है, कहीं पढ़ा है? विनिर्माण सीधे सरल शब्दों में अगर बात की जाए तो क्या है बच्चों? आपने कहीं ना कहीं अपने आसपास उन स्थानों को देखा होगा, उन जगहों पर देखा होगा। जैसे ये क्या है बच्चों? ये एक तरीके का क्या है बच्चों? कारखाना है, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, ये एक तरीके की फैक्ट्री है। देखिए, विनिर्माण उद्योग अर्थात वो क्षेत्र जो मुख्य तौर पर संबंधित है फैक्ट्री से, जो मुख्य तौर पर संबंधित है कारखानों से। इन कारखानों में, इन फैक्ट्रियों के अंदर क्या किया जाता है? क्या आपको पता है? आप सभी बच्चे जानते हैं कि इन फैक्ट्रियों के अंदर, इन कारखानों के अंदर उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? इन फैक्ट्रियों के अंदर उत्पादन किया जाता है। किस चीज का उत्पादन किया जाता है? भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाया जाता है। कपड़ों को बनाया जाता है, खिलौनों को बनाया जाता है, ठीक है, औजारों को बनाया जाता है, बड़े बड़े दरवाजों को बनाया जाता है। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं को हम लोग उद्योग कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम लोग उद्योग कहते हैं। तो आप लोग उद्योग कह सकते हैं, आप लोग क्या कह सकते हैं? आप लोग कारखाना कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं बच्चों? और आप इसी के साथ फैक्ट्री कह सकते हैं, ठीक है, या फिर आप विनिर्माण उद्योग कह सकते हैं। ये सभी एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं। कारखाना, फैक्ट्री, उद्योग, विनिर्माण उद्योग अर्थात वो स्थान विशेष जहां पर किसी चीज का उत्पादन किया जाए, किसी वस्तु को बनाया जाए, किसी वस्तु को निर्मित किया जाए, जिसका प्रयोग आप और मैं, हम सभी अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करें, उसे हम लोग विनिर्माण उद्योग कहेंगे। ये तो बहुत ही सीधे सरल शब्दों में हमने क्या देखी बच्चों? इसकी परिभाषा को देखा। हम लोग इस चैप्टर के बारे में बहुत ही गहराई से समझेंगे। ये चैप्टर आपके आसपास घटित बहुत सारी फैक्ट्रियों, बहुत सारे कारखानों, बहुत सारी क्या है बच्चों, बड़े बड़े उद्योगों से संबंधित है। भारत में कितने प्रकार के उद्योग विद्यमान हैं, भारत में किस प्रकार के उद्योग प्राचीन समय से किए जाते रहे, भारत में किन प्रकार के उद्योगों का विकास वर्तमान समय में हो रहा है, क्या भारत एक उद्योगशील देश है, क्या भारत के अंदर उद्योगों की अवस्थिति बहुत अच्छी मात्रा में है, या फिर भारत एक उद्योगों के मामले में पिछड़ा हुआ देश है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग अपने इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। आपके पेपर में ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बच्चों को ये बात हुई क्लियर कि हम लोग बात कर रहे हैं आप सभी के कक्षा 10 के प्यारे बच्चों के साथ, हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन और विषय जो आज आप सभी के सामने है, टॉपिक जो आप सभी के सामने है, वो है विनिर्माण उद्योग। हम लोग अपनी क्लास को शुरू करेंगे और क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी बच्चे तैयार हो जाएं। आप सभी बच्चों के पास कॉपी पेन पेंसिल होनी चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट बातें, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्लास के अंतर्गत आपके अध्यापक के द्वारा आप सभी के समक्ष रखी जाए, आप सभी बच्चों उनको आत्मसात करते रहें। बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अपने समक्ष नहीं रखेंगे। चलिए जी, क्लास को शुरू करते हैं। क्यों ना सबसे पहले इसी चीज का डिस्कशन किया जाए कि आज की क्लास में आप और मैं किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे कि विनिर्माण है क्या, आखिर विनिर्माण का अर्थ क्या होता है। क्या होता है बच्चों? हम लोग सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे कि विनिर्माण का अर्थ क्या होता है। फिर हम लोग ये देखेंगे कि विनिर्माण यानी कि फैक्ट्रियों का होना, बड़े बड़े कारखानों का होना, इसका महत्व क्या है उसको देखेंगे। किसी देश के लिए कारखानों की उपस्थिति, कारखानों की मौजूदगी, कारखानों की उपलब्धता आवश्यक है, बहुत आवश्यक है तो क्यों आवश्यक है ये देखेंगे। इसके साथ ही आप और मैं पढ़ने वाले हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, यानी कि किसी भी देश को मजबूत देश बनने में, अमीर देश बनने में, विकसित देश बनने में
हमारे विनिर्माण उद्योग का अर्थात क्या है बच्चों, आपके फैक्ट्रियों का क्या योगदान होता है, इसका अध्ययन करेंगे। और लास्ट में आप और मैं डिस्कस करेंगे उद्योग अवस्थिति, यानी कि अगर हमें कहीं पर फैक्ट्रियों को लगाना होता है, कहीं पर उद्योगों को लगाना होता है, तो वो क्या घटनाक्रम होते हैं, वो क्या चीजें होती हैं जो एक क्या है बच्चों, कारखाने का मालिक ध्यान में रखकर अपने उद्योग को स्थापित करता है। आज की क्लास से संबंधित ये सभी बिंदु आप सभी के सामने एक एक कर आएंगे। आप सभी बच्चे पूरे ध्यान के साथ जो भी बातें आपको बताई जाएं उसको सुनेंगे, आत्मसात करेंगे और किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन अपने मस्तिष्क में नहीं रखेंगे। चलिए सबसे पहले क्यों ना हम लोग इसी शब्द के अर्थ को समझें। किस शब्द के अर्थ को समझें? सबसे पहले क्यों ना हम लोग विनिर्माण के अर्थ को समझें। अगर विनिर्माण को समझना है तो सबसे पहले ये देखिए क्या है बच्चों, जब कच्चे माल को, ध्यान से सुनिएगा, मूल्यवान उत्पाद में बना दिया जाता है, बदल दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जब हम लोग किसी कच्चे माल को, क्या है बच्चों, जब हम लोग किसी कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, कीमती वस्तु में परिवर्तित कर देते हैं, उसी प्रक्रिया को, जो जिस प्रक्रिया के तहत किसी कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिस प्रक्रिया के तहत वो किया जा रहा होता है, उसे हम लोग विनिर्माण कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास गन्ना मौजूद है। गन्ना क्या है, हमने खेती करी है ना, हमने खेती करी और खेती से हमें गन्ने की प्राप्ति हुई, हमने गन्ने का उत्पादन कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम गन्ने से क्या कर लेते हैं, हम गन्ने से चीनी बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, चीनी बना लेते हैं, ठीक है। और चीनी क्या है, चीनी एक मूल्यवान पदार्थ है, चीनी एक क्या है, कीमती पदार्थ है। तो हमने कच्चे माल को क्या करा, मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित कर दिया। और ये जो प्रक्रिया हुई, जब हमने गन्ने को चीनी में परिवर्तित किया, इसी को हम लोग विनिर्माण कहते हैं। क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं। सीधे सरल शब्दों में, जब किसी कच्चे माल की वस्तु को उसका आकार परिवर्तित कर कर, उसका रूप परिवर्तित कर कर मूल्यवान रूप में बना दिया जाता है, उस वस्तु को मूल्यवान बना दिया जाता है, उसी को आप लोग विनिर्माण कहते हैं। जैसे गन्ना साधारण है, खेतों में पाया जाता है, इसको हमने क्या करा, प्रक्रिया के तहत मशीनों के द्वारा चीनी में परिवर्तित कर दिया और यही प्रक्रिया हमने इसे विनिर्माण के नाम से जाना। तो बहुत ही सीधे सरल शब्दों में आप लोगों ने विनिर्माण की परिभाषा को समझा। क्या कोई डाउट रहा, क्या कोई कंफ्यूजन रहा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सभी बच्चों ने बिल्कुल सीधे सरल तौर पर विनिर्माण की हर विशेषता को बिल्कुल ध्यान के साथ सुना। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर डिस्कस करते हैं विनिर्माण के महत्व के बारे में। क्या होता है कि विनिर्माण, या फिर क्या है बच्चों, इसी को हम लोग विनिर्माण कह रहे हैं, यही हमारा कारखाना भी है, ठीक है, यही हमारे उद्योग भी हैं और इसी को हम लोग फैक्ट्री कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, विनिर्माण, कारखाना, उद्योग, फैक्ट्री, ये सभी एक ही चीज के अलग अलग नाम है। पूछा जा रहा है कि किसी भी देश के अंदर विनिर्माण का होना, फैक्ट्रियों का होना, कारखानों का होना क्या आवश्यक है? क्या इससे कुछ फायदा होता है? क्या इसके कुछ लाभ हैं? चलिए एक एक कर कर उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्या है बच्चों कि विनिर्माण उद्योग से क्या होता है, विनिर्माण उद्योग से जब अधिक से अधिक फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी देश के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर जब फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, जब उद्योग लगाए जाते हैं, जब कारखाने लगाए जाते हैं, तो वहां पर उससे कृषि को आधुनिक बनाने में मदद मिलती है। भारत जैसे देश में जहां पर लगभग 70% जनसंख्या कृषि के अंतर्गत संलग्न है, क्या है बच्चों, कृषि के कार्यों में, कृषि में क्या करती है, कृषि में रोजगार प्राप्त करती है। भारत की लगभग 70% जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। और भारत के अंदर क्या है बच्चों, जो कृषि में लगे हुई हमारी जनसंख्या है, ये अभी भी पुरातन यंत्र या फिर पुरातन हमारे औजारों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम लोग विनिर्माण उद्योग के द्वारा, कारखानों के द्वारा आधुनिक यंत्रों को बनाएं, बड़े बड़े ट्रैक्टरों को बनाएं, आधुनिक यंत्रों को बनाएं, तो इससे हम अपनी देश की कृषि को क्या कर सकते हैं, देश की कृषि को मजबूत कर सकते हैं, देश की कृषि को आधुनिक कर सकते हैं। जब देश की कृषि आधुनिक होगी तो हमारा किसान आधुनिक होगा, जब देश का किसान आधुनिक होगा तो देश आधुनिक होगा। तो आपने देखा विनिर्माण उद्योग अर्थात फैक्ट्री क्या कर रही है, आपके देश की कृषि को मजबूत कर रही है और आपके देश की कृषि आपके देश को मजबूत कर रही है, आपके देश को आधुनिक कर रही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि विनिर्माण उद्योग से क्या होता है, लोगों की आय के लिए क्या हो जाता है, कृषि पर से निर्भरता कम हो जाती है। जब विनिर्माण उद्योग खुल जाता है, आपने क्या देखा, आपने देखा कि भारत जैसे देश में क्या है बच्चों, भारत जैसे देश में अधिकतर लोग कृषि के अंतर्गत संलग्न हैं। कितने, लगभग 70% लोग कृषि में संलग्न हैं। और बाकी के कहां पर हैं, बाकी के हमारे लगे हुए हैं, क्या है, जो 30% लोग बचे, इस 30 में से क्या है बच्चों, लगभग 10% लोग क्या है, कहां पर लगे हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं। कहां पर, फैक्ट्री में काम
काम करते हैं। आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि कृषि में क्या है बच्चों, ज्यादा लोगों के हो जाने की वजह से रोजगार की उपस्थिति कम हो जाती है। लेकिन जब देश के अंदर क्या होता है, जब देश के अंदर फैक्ट्रियां खुलती हैं तो लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, लोगों को काम के अवसर मिलते हैं। तो फैक्ट्रियां या फिर विनिर्माण उद्योग ना सिर्फ आपके देश की कृषि को मजबूत करता है, आपके देश की कृषि को आधुनिक करता है, अपितु ये तो आपके देश के अंदर लोगों को रोजगार के अवसर देता है। अगर आपके क्षेत्र के अंदर फैक्ट्रियां लगा दी जाएं, क्या उससे आपके क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? मिलेगा। जो लोग मजदूर हैं, जो लोग क्लर्क हैं, जो लोग श्रमिक हैं, वो उन फैक्ट्रियों में जाएंगे, अपना काम करेंगे और उनको पारिश्रमिक मिलेगा। तो आपने दो महत्वपूर्ण बिंदु देखे कि आपका क्या कर रहा है बच्चों, आपकी विनिर्माण, आपकी फैक्ट्रियां आपके देश के अंदर क्या कर रही है, जो कृषि पर निर्भरता है, लोग कृषि पर ज्यादा रोजगार में क्या है, कृषि पर ज्यादा निर्भरता रखते हैं, तो वो कृषि की निर्भरता को कम करती है और लोगों को रोजगार के और नए अवसर देती है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, ये भी देखिए क्या होता है बच्चों, विनिर्माण से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलती है। विनिर्माण का मतलब क्या है, इसको ध्यान से सुनिएगा। विनिर्माण का है प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है प्राथमिक क्षेत्र। क्या होता है बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र, है ना। और हमारा सेकेंडरी, जिसको हम कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र, और हमारा तृतीयक क्या होता है, एक होता है हमारा तृतीयक क्षेत्र। देखिए कृषि से संबंधित हमारे जितने भी काम होते हैं उनको आप लोग प्राथमिक क्षेत्र की श्रेणी में रखते हैं। आपके खनन से संबंधित, खुदाई से संबंधित जितने भी काम होंगे, ठीक है, इसी के साथ क्या है, आपके फैक्ट्री से संबंधित काम होंगे, उनको आप लोग रखते हैं द्वितीयक क्षेत्र में। और तृतीयक क्षेत्र में आप लोग सेवा क्षेत्र में रखते हैं, सेवा, ठीक है। सेवा क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि आपने किसी की सेवा को लिया और उसके बदले आपने उसको पैसा दिया। जैसे आपकी तबीयत खराब हुई, है ना, आप डॉक्टर साहब क्या गए, डॉक्टर साहब ने आपको सेवा दी, क्या दी, आपको सर्विस दी, यानी कि उन्होंने आपको चेक किया और उस चेक करने के बदले आपने डॉक्टर को डॉक्टर की फीस दी। इसको सेवा क्षेत्र या फिर तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो होता क्या है, होता यह है कि जब किसी देश के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, बड़े बड़े विनिर्माण उद्योग खोले जाते हैं, बड़े बड़े कारखाने खोले जाते हैं, तो होता यह है कि उससे कृषि की जो आपकी क्या है बच्चों, कृषि में रोजगार उत्पन्न होता है और उसी के साथ द्वितीयक क्षेत्र के अंदर फैक्ट्री को भी बढ़ाने के अवसर मिलते हैं, लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। यही बात सीधे सरल शब्दों में यहां पर की गई। तो क्या रहता है, विनिर्माण से ये कुछ महत्वपूर्ण उपयोगिता आपने देखी। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं विनिर्माण से संबंधित, चलिए उनको भी देख लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि इससे बेरोजगारी और गरीबी दूर होती है। आपको पता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है। क्या है बच्चों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है। और ये क्या है बच्चों, भारत के अंदर अधिक से अधिक जो लोग हैं, क्या है बच्चों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर आपको अधिक क्या दिख जाती है, गरीबी दिख जाती है। भारत के अंदर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, अर्थात भारत के अंदर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, भारत के अंदर गरीबी बहुत ज्यादा है। ये जनसंख्या और ये जो गरीबी है, ये कारण क्या है कि क्यों है, क्योंकि भारत के अंदर रोजगार की कम उपस्थिति है। लोग गरीब क्यों हैं, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है। अगर बहुत सारे कारखाने खोल दिए जाएं, क्या किया जाए, बहुत सारे कारखाने खोले जाएं, बहुत बड़े बड़े क्या किए गए, उद्योग धंधे लगाए जाएं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को लगाया जाए, तो जिन लोगों के पास क्या नहीं है, जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है, उनको रोजगार मिलेगा। और जब इनको रोजगार मिलेगा तो इनकी गरीबी क्या हो जाएगी, इनकी गरीबी समाप्त हो जाएगी। जनसंख्या कैसी होगी, जनसंख्या हमारी कैसी बनेगी, सक्षम बनेगी। किस चीज को लेकर सक्षम बनेगी, अपना जीवन जीने में सक्षम बनेगी। और जब जनसंख्या जीवन जीने में सक्षम बनेगी तो इससे देश भी हमारा सक्षम बनेगा, मजबूत बनेगा। तो आपने क्या देखा, देश के नागरिकों को क्या है बच्चों, आगे बढ़ाने के लिए, देश के नागरिकों को मजबूत करने के लिए हमें विनिर्माण उद्योग की आवश्यकता है, हमें फैक्ट्रियों की आवश्यकता है। भारत जैसे विशाल देश में जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जहां पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, जहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है। अब ये गरीबी है क्यों, क्योंकि भारत के अंदर लोगों के पास रोजगार नहीं है। अगर फैक्ट्रियों को खोला जाएगा तो भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या जो काम से वंचित है उनको काम मिलेगा, और जब उनको काम मिलेगा तो वो सक्षम हो पाएंगे, वो काबिल हो पाएंगे अपनी जिंदगी जीने के लिए। और जब वो काबिल होंगे तो उससे हमारा देश, हमारा राष्ट्र काबिल होगा, हमारा देश विकसित होगा। तो ये पूरी की पूरी क्या है बच्चों, आत्मनिर्भरता है। हर कोई किसी न किसी पर निर्भर है, हमारे देश का विकास हम सब पर निर्भर है। चलिए, आपने ये महत्वपूर्ण बिंदु देखा कि जब भी किसी भी देश के अंदर अधिक से अधिक उद्योगों को लगाया जाता है तो उससे क्या होता है, उससे बहुत ज्यादा तेजी के साथ क्या होता है बच्चों, हम लोग गरीबी को और बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है,
होता क्या है कि विनिर्माण के द्वारा क्या है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के द्वारा क्या हो जाता है बच्चों, जो वस्तु बनाई जाती है उनको हम लोग दूसरे देशों में भेज सकते हैं। जैसे अमेरिका भेजेंगे, जैसे ब्रिटेन भेजेंगे, जैसे ब्राजील भेजेंगे, दुनिया के किसी भी देश में भारत की बनी हुई वस्तु को हम लोग निर्यात करेंगे, क्या करेंगे, भेजेंगे, सामान को बेचेंगे। अब क्या होगा, अब जब हमने भारत का कोई बना हुआ सामान, क्या करा बच्चों, हमने भारत का बना कोई सामान मान लीजिए अमेरिका में भेजा, तो अमेरिका की सरकार क्या करेगी, अमेरिका की सरकार हमें डॉलर में क्या करेगी, डॉलर में उसका भुगतान करेगी, डॉलर में हमें पैसा देगी। इससे क्या होगा, इससे भारत को विदेशी मुद्रा भारत में आएगी, क्या होगी, बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भारत के पास आएगी। और विदेशी मुद्रा क्या करती है, विदेशी मुद्रा के आने से हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में, दुनिया के बाजार में खरीद फरोख्त कर सकते हैं। ठीक, तो विनिर्माण उद्योग क्या करता है बच्चों, आपके देश के अंदर रोजगार को ही पैदा नहीं करता, आपके देश के अंदर बेरोजगारी को ही समाप्त नहीं करता, आपके देश के अंदर क्या करता है बच्चों, रोजगार को ज्यादा उत्पन्न नहीं करता, इसी के साथ साथ क्या कर रहा है, विनिर्माण उद्योग आपके देश के अंदर विदेशी मुद्रा को भी लेकर आ रहा है। आपके देश के अंदर जितनी भी वस्तुएं बनाई जा रही हैं उनको जब हम बाहर बेचते हैं, तो जिस भी देश से हम उसको बेचते हैं, जिस भी देश के साथ हम उसको बेचते हैं, उस देश की बहुमूल्य मुद्रा हमारे पास आती है और फिर उसी मुद्रा के द्वारा हम विश्व के बाजार में व्यापार कर सकते हैं। और एक देश जो विकसित देश होता है वो क्या करता है, वो अधिक से अधिक देशों के साथ व्यापार करता है। कुछ और विशेषताएं भी हैं, उनको भी हम लोग देखते हैं विनिर्माण के संदर्भ में। इसको बहुत ही ध्यान से आप सभी के सामने रखेंगे। क्या होता है, किसी भी देश में बड़े पैमाने पर विनिर्माण होने से क्या होता है, देश में संपन्नता आती है। आप दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा देश देखें, आप क्या देखें, आप दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा विकसित देश देखें, आप चाहे अमेरिका को विकसित कहें, ठीक है, आप चाहे अमेरिका को विकसित कहें, आप चाहे रूस को विकसित कहें, आप चाहे ब्रिटेन को विकसित कहें, आप चाहे फ्रांस को विकसित कहें, या फिर आप क्या है, चाइना को विकसित कहें, जिसे हम लोग चीन भी कहते हैं, इन सभी देशों में एक समानता आपको जरूर मिलेगी। क्या मिलेगी, इन सभी देशों में आपको उद्योगों की बहुत अच्छी क्या दिखेगी, उपस्थिति दिखेगी। इन सभी देशों ने अपने देश में क्या करा है, उद्योगों को बढ़ाया है, अपने लोगों को रोजगार दिया है, और जब इनके लोग रोजगार प्राप्त कर चुके तो इन्होंने क्या करा, अपने सामान को दुनिया के दूसरे देशों में बेचा और फिर ये अपने आप को आर्थिक संपन्न कर पाए, अमीर देश बन चुके। दुनिया का कोई भी अमीर देश अगर आप देखेंगे तो आप ये पाते हैं कि उन देशों के अंदर उद्योगों की बहुत अच्छी स्थिति रही है, और उसी कारण से क्या हुआ है, वो देश आर्थिक तौर पर संपन्न हो पाए हैं। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो ये हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योग का योगदान, हम यहां पर अब ये डिस्कस करेंगे। अभी अभी तो हमने ये देखा कि विनिर्माण उद्योग का महत्व क्या होता है, यहां पर ये देखेंगे कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था यानी कि देश को चलाया कैसे जाता है ना, हर देश की अपनी अर्थव्यवस्था होती है। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जो आपके पास पैसा है आपके देश के अंदर, उसको कैसे आप इस्तेमाल कर कर अपने देश को चलाएंगे, ठीक है, उसी को अर्थव्यवस्था कहा जाता है सीधे सरल शब्दों में। ठीक, अब देखिए हमारे देश के अंदर हम लोगों को विनिर्माण उद्योग यानी कि फैक्ट्रियों में, फैक्ट्री से भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का बिजनेस, भारत का व्यापार कितना जुड़ा हुआ है उसको देखते हैं। यहां पर क्या लिखा है कि भारत के अंदर लगभग 27%, भारत की क्या है बच्चों, जो अर्थव्यवस्था है उसमें से लगभग क्या है, उसमें से लगभग 27% संबंधित है, किससे संबंधित है, आपके उद्योगों से संबंधित है। देश की जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, देखिए सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, अंग्रेजी में इसे जीडीपी कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है इंग्लिश में। होता यह है कि एक साल के अंदर आपने अपने देश में क्या है, आपने अपने देश में कितनी वस्तुओं का निर्माण किया, ठीक है, कितनी वस्तुएं बनाई, और ऐसे ही कितनी सेवाओं का निर्माण किया, उनका मूल्य क्या है बच्चों, उनका मूल्य ही क्या कहलाता है, उनका मूल्य ही कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। अर्थात एक साल में आपने अपने देश में बहुत सारी वस्तुएं बनाई, बहुत सारी सेवाएं दी, उनकी टोटल कीमत कितनी है, उनका टोटल पैसा कितना है, उनकी टोटल रकम कितनी है, वैल्यू कितनी है, उसी को सकल घरेलू उत्पाद कहा गया। भारत के अंदर उद्योगों की अगर बात की जाए तो लगभग ये 27% योगदान देता है भारत की अर्थव्यवस्था में। और इसको भी अगर हम समझना चाहें
तोड़कर समझना चाहें, इसके विभागों को समझना चाहें, तो वो इस तरीके से है कि 10% जो है, 27% तो टोटल हमारे उद्योग है ना, टोटल अलग अलग बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं। इसमें 10% क्या है, खनन से संबंधित है, खनन यानी कि खुदाई से संबंधित है। बिजली की हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जहां बिजली का काम किया जा रहा है। गैस की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जहां पर गैस पर काम किया जा रहा है। और 17 हमारे क्या है, 17 हमारे संतुलित बड़े विनिर्माण के हमारे कारखाने हैं। तो आपने अभी क्या पाया, आपने अभी ये पाया कि टोटल जो उद्योग है भारत में, भारत की अर्थव्यवस्था में टोटल उद्योगों का योगदान है 27%। और इस 27% में से भी मुख्य जो उद्योग हैं, जो बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, वो क्या है, जो कारखानों में जो वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, वस्तुओं का निर्माण 17% में हो रहा है। इसके अलावा क्या है, बिजली का निर्माण, खुदाई जो की जा रही है, और जो गैस के कारखाने हैं वो 10% हैं। तो वस्तुओं का निर्माण भारत में 17% हो रहा है भारत की अर्थव्यवस्था में, और वहीं खनन का, बिजली का और गैस का उत्पादन 10% में हो रहा है। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में हमारी क्या है बच्चों, उद्योगों का 27% उपस्थिति है। इसमें से 10% खनन में, बिजली में और गैस में जाता है, और शेष आपके वस्तु निर्माण में जाता है। हम अलग अलग वस्तुएं बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, बोर्ड बनाते हैं, पेन बनाते हैं, चश्मे बनाते हैं, अलग अलग वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, एसी बनाते हैं, टीवी बनाते हैं। तो उन 17% बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाता है। और अगर बात की जाए कि पिछले 2 दशकों में क्या है बच्चों, पिछले 2 दशकों में, 2 दशकों का मतलब क्या है कि साल 2000 से 2010 तक, ठीक है, और साल 2010 से 2020 तक, इन 2 दशकों में क्या हुआ, इन 2 दशकों में भारत के अंदर फैक्ट्रियों की उपयोगिता बढ़ी है, भारत के अंदर फैक्ट्री का बाजार बढ़ा है, भारत के अंदर विनिर्माण उद्योग बढ़ने लगा है। तो अभी अभी आप लोगों ने विनिर्माण के अर्थ को देखा, इसी के साथ साथ आप लोगों ने विनिर्माण के महत्व को समझा, और अभी हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी देश के अंदर विनिर्माण, या फिर भारत के अंदर क्या है बच्चों, भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर विनिर्माण की क्या उपस्थिति है, उद्योगों की क्या उपस्थिति है। टोटल अर्थव्यवस्था में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में क्या है बच्चों, 27% हमारे उद्योगों का योगदान है। इसमें से 10% गैस के कारखाने हैं, बिजली के कारखाने हैं, खनन के कारखाने हैं, और 17% हमारे विनिर्माण वस्तुओं के कारखाने हैं। और अगर बात करें पिछले 2 दशकों के अंतर्गत, यानी कि पिछले 20 सालों में क्या हुआ है, हमारे पास कारखानों के बहुत बड़े अवसर होने लगे हैं, बड़े बड़े कारखाने खुलने लगे हैं। अब आगे की बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योग का योगदान, कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं, उनको हम लोग आप सभी के सामने देखते हैं। क्या हुआ है पिछले दशक में, क्या है बच्चों, पिछले 10 सालों में आप क्या पाते हैं, आप ये देखते हैं कि विनिर्माण की दर में वृद्धि हुई है। बहुत तेजी के साथ भारत के अंदर अब फैक्ट्रियां खुलने लगी हैं। कितनी तेजी के साथ, लगभग 7% की वृद्धि दर होने लगी है। पहले क्या था बच्चों, बहुत धीमी दर के साथ क्या था, बाजार के अंदर फैक्ट्रियां हुआ करती थी। आप अपने आसपास देखेंगे तो आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां देखते हैं, बड़े बड़े उद्योग देखते हैं। तो लगभग पिछले 10 सालों में क्या होने लगा है, वस्तुओं में परिवर्तन आया है, समय में परिवर्तन आया है, चीजों में बदलाव आया है। ऐसे ही अगर हम देखना चाहें कि 2003 से ये वृद्धि क्या होने लगी है बच्चों, 9 से 10% रह गई है। क्या हुआ है इस वृद्धि में, क्या हुआ है, 2003 की अगर बात करेंगे तो इस वृद्धि में 9 से 10% की बढ़त देखी जाने लगी है। अब इसी के साथ एक और बिंदु है, वो बिंदु क्या है कि अगले दशक में ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 10 सालों में ये जो विकास की दर है ये 12% हो जाएगी। क्या है बच्चों, तो 30 साल का आपके सामने यहाँ पर आंकड़ा आपको दिया गया, 30 साल का आंकड़ा कि विकास हो रहा है, क्या हो रहा है, चीजें बढ़ रही हैं, चीजें आगे की तरफ बढ़ रही हैं। क्या बताया गया कि लगभग 30 साल पहले, ठीक है, पिछले कुछ दशकों में क्या देखा गया, 7% की वृद्धि थी। 2003 के उत्तरार्ध से, 2003 के बाद से 9 से 10% की वृद्धि हुई। और आने वाले 10 सालों में आप देखेंगे कि फैक्ट्रियां और तेजी से बढ़ेंगी, फैक्ट्रियां और बनेंगी, और भारत के अंदर इनका क्या है, वृद्धि जो है, फैक्ट्री की बनने की जो दर हो जाएगी वो 12% की स्पीड से बढ़ेगी। तो बहुत बड़े स्तर पर भारत के अंदर लोगों को रोजगार फैक्ट्रियों के द्वारा मिलेगा। अब यहां पर यह देखते हैं कि भारत की सरकार ने क्या करा है, भारत की सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योग का योगदान, भारत की सरकार क्या करती है, भारत की सरकार भारत की फैक्ट्रियों के संदर्भ में, भारत के कारखानों के संदर्भ में क्या कुछ काम कर रही है या नहीं कर रही, या फिर लोग अपने हिसाब से फैक्ट्रियां खोल लेते हैं, सरकार सिर्फ मूर्ख दर्शक बनी रहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत की सरकार क्या कर रही है, भारत की सरकार जितने भी भारत के अंदर क्या है बच्चों कारखाने हैं
उनको क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग काउंसिल बनाई है, एक संगठन बनाया है। क्या करा है, भारत की सरकार ने एक संगठन बनाया है और उस संगठन का नाम क्या है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग क्या है बच्चों, कॉम्पिटिटिव आपका काउंसिल। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये जो आपकी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग काउंसिल है, ये क्या करती है, ये नीतियां बनाती है। क्या बनाती है, नीतियां बनाती है कि कैसे उद्योग को सही ढंग से किया जाए। ये नीतियां बनाती है या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, कानून बनाती है, या फिर ये तरीके बताती है। क्या करती है, तरीके बताती है कि कैसे कोई कारखाना अधिक से अधिक क्या कर सकता है, लाभ की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, तो भारत के अंदर भारत की सरकार भी भारत की फैक्ट्रियों को, भारत के उद्योगों को आगे बढ़ने का अवसर दे रही है। किसके द्वारा अवसर दे रही है, एक संगठन बनाया गया है। ये संगठन भारत के अंदर जितने भी उद्योग उपस्थित हैं, अलग अलग प्रकार के आपके जितने भी उद्योग उपस्थित हैं, उनको आगे बढ़ने का अवसर देता है। नीतियां बनाई जाती हैं, तरीके सोचे जाते हैं और उसी के आधार पर फिर चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। और इसी संगठन के द्वारा आप देखेंगे तो भारत के अंदर उद्योगों में परिवर्तन दिखा है। पहले जो विकास की दर थी वो 7 रही, फिर 9 से 10 हुई और आने वाले दशक में वो 12% होगी। किस कारण, इस संगठन के सुझावों के कारण ही। आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहां पर देखने वाले हैं कि किसी भी उद्योग को क्या है बच्चों, किसी भी देश के अंदर जो उद्योग होता है, जो बिजनेस होता है, उसको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक होते हैं, उनको हम लोग बिल्कुल गहराई से आपके सामने रखने वाले हैं कि कोई जो बिजनेस होता है, कोई जो कारखाना होता है, वो प्रभावित कैसे होता है। एक एक करके देखते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं और आपसे कहूं कि मैं आपको एक कारखाना लगाने का अवसर देना चाहता हूं, तो आप लोग कहां लगाएंगे कारखाना, आप लोग कारखाने को, अपनी फैक्ट्री को उस जगह पर लगाना चाहेंगे जहां पर आपको कच्चे माल की उपलब्धता मिल जाए। मान लीजिए अगर आप चीनी की कारखाना लगाएंगे, चीनी का कारखाना आपको लगाना है, चीनी बनानी है, तो आप उस स्थान की तरफ बढ़ेंगे जहां पर आपको गन्ना आसानी से मिल जाए। तो उद्योग उस स्थान विशेष में आपको ज्यादा मिलते हैं जहां पर आपको कच्चे माल आसानी से मिल जाता है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है श्रम की उपलब्धता। भाई ऐसा ही थोड़ी है कि सिर्फ आपको कच्चे माल के कारण ही आप किसी वस्तु को बना लेंगे, ऐसा तो नहीं है, आपको मजदूरों की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो उस स्थान विशेष में ज्यादा फैक्ट्रियों को खोला जाता है। ठीक है, जहां पर आपको श्रम यानी कि मजदूर अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं, अच्छे मजदूर, कुशल मजदूर अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं, उस स्थान पर क्या किया जाता है, उस स्थान पर अधिकतर हम लोग फैक्ट्री को देखते हैं कि खोले जाती हैं। इसी के साथ अगर बात करें कि पूंजी की उपलब्धता, सिर्फ क्या कच्चे माल होने से और मजदूर होने से आप किसी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, अपितु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पूंजी की भी आवश्यकता पड़ेगी। पूंजी मतलब आपके पास पैसा होना चाहिए। भाई जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं उनको आप पैसा भी तो देंगे, है ना। आपको कच्चा माल खरीदने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए, तो आपके पास पूंजी की भी उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप वस्तु का निर्माण नहीं कर पाएंगे। आप जो कारखाना खोल रहे हैं उसमें चीनी का उत्पादन करना चाह रहे हैं, आप नहीं कर पाएंगे। आपके पास कच्चे माल की भी उपलब्धता हो, वो स्थान जहां पर कच्चा माल मिल जाए आप उस स्थान में फैक्ट्री खोलना चाहेंगे, जहां पर अच्छे श्रमिक मिल जाएं आप उस स्थान पर अपनी फैक्ट्री खोलना चाहेंगे। और आपके पास पूंजी की उपलब्धता होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकें, अपने कारखाने को बढ़ा सकें। एक और अच्छी चीज है ऊर्जा की उपलब्धता। ऊर्जा की उपलब्धता का मतलब क्या है, भाई फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, फैक्ट्री के अंदर होती है मशीनें, और मशीनें कैसे चलती हैं, मशीनें चलती हैं बिजली से। मशीनें कैसी चलती हैं, मशीनें चलती हैं ऊर्जा से। अगर आप उस स्थान विशेष पर अपने कारखाने को खोल लें जहां पर बिजली आती जाती रहती है, ठीक है, बिजली स्थिर तौर पर नहीं रहती है, तो आपको नुकसान होगा। तो जो भी कारखाने के मालिक होते हैं, उद्योग के मालिक होते हैं, वो उस स्थान विशेष की तरफ अधिकतर कारखानों को खोलना चाहते हैं जहां पर उनको मिलती है ऊर्जा की अच्छी उपलब्धता। कैसी अच्छी उपलब्धता, भाई जहां पर बिजली हमेशा रहती है, जहां पर बिजली की कोई समस्या नहीं होती है, ताकि उत्पादन में कोई भी रोक टोक ना हो सके, बिना किसी क्या है बच्चों रुकावट के उत्पादन बढ़ता रहे। एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो क्या है, बाजार की उपलब्धता। अब ये सब चीजें जो बना रहे हैं आप, चीनी किस लिए बना रहे हैं, चीनी इसलिए तो बना रहे हैं कि ताकि आप उसे बाजार में बेच सकें। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि आप लद्दाख में जाकर, जहां पर कोई लोग रहते ही नहीं है, वहां पर जाकर अपना कारखाना लगाएंगे, नहीं। आप लोग उस स्थान विशेष की तरफ अपने कारखानों को लगाना चाहेंगे जहां पर बाजार की उपलब्धता हो, जहां पर आपके सामान की मांग भी हो, क्या हो, मांग भी हो। तो जो भी बिजनेस किया जाता है, जो भी उद्योग किया जाता है, वो इसी रूपरेखा के आधार पर रहता है। हर कारखाने का मालिक उस स्थान पर अपनी दुकान को लगाना चाहता है जहां पर कच्चे माल की उपलब्धता हो, जहां पर उसे सस्ते श्रमिक मिल जाएं, अच्छे श्रमिक मिलें, उसके पास पैसा हो ताकि वो अपने मजदूरों को सैलरी दे सके, उसके पास ऊर्जा की उपलब्धता हो, बिजली को चलाने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए बिजली की उपस्थिति हो, और उसी के साथ जो भी वस्तु वो बनाए
वो बाजार में बिक सके, उसकी मांग हो। अगर ये चीजें होती हैं तो फिर वस्तुओं का उत्पादन बड़े लेवल पर किया जाता है। और आखिरी क्या है, आधारभूत ढांचे की उपलब्धता। आधारभूत ढांचे की उपलब्धता का मतलब क्या है, परिवहन। क्या होता है, परिवहन। यानी कि बाजार तक कैसे पहुंचाओगे सामान को, आपके पास परिवहन होना चाहिए, आपके पास यातायात के अच्छे साधन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, आपके पास सड़कें अच्छी होनी चाहिए, आपके पास ट्रक अच्छे होने चाहिए, ताकि उन सड़कों के द्वारा आप अपने सामान को बाजारों तक पहुंचा सकें। तो किसी भी बिजनेस के अंदर जो बिजनेस आपका होता है, जो कारखाना आपका होता है, जो उद्योग आपका होता है, वो इन कारणों पर टिका होता है, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर टिका होता है। अब अपने आसपास किसी भी बिजनेस को देखें, चाहे कपड़े का बिजनेस हो, चीनी का बिजनेस हो, खिलौनों का बिजनेस हो, वो मुख्य तौर पर इन सभी बिंदुओं पर टिका होता है। तो आपके पेपर में ये पूछा जाता है कि उद्योग की अवस्थिति, उद्योग को प्रभावित करने वाले, उद्योग को आधारित कौन से बिंदु हैं, तो इनको आपको याद रखना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जब भी हम लोग उद्योग की अवस्थिति के अधिकतर कारखाने कहाँ खोले जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, अगर मैं आपको अवसर दूं, आप कहाँ कारखाने खोलना चाहेंगे? क्या आप लोग जंगलों के आसपास कारखाने खोलना चाहेंगे? बताइए। क्या आप लोग गांवों के अंदर कारखाने खोलना चाहेंगे? बताइए। जहां पर जनसंख्या कम है, लोग इतने ज्यादा कुशल नहीं है, शिक्षित नहीं है। अधिकतर कारखानों के मालिकों की, अधिकतर कारखानों के ओनर्स की यही सोच रहती है कि वो उद्योगों को शहरों के निकट बनाएं। क्यों बनाए जाते हैं फैक्ट्रियों को? क्यों आप देखते हैं कि शहरों के आसपास ज्यादा कारखाने, ज्यादा उद्योग, ज्यादा विनिर्माण किया जाता है? कारण यह है कि शहरों के अंदर ज्यादा लाभ होता है। कैसे लाभ होता है, चलिए देख लेते हैं। होता यह है कि शहरों के पास बड़े बड़े बाजार उपलब्ध होते हैं, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं शहरों में, है ना। और जब लोग रहते हैं तो लोग आपकी वस्तु की मांग करते रहते हैं। अब आप कोई भी वस्तु बनाए, खिलौना बनाए, चीनी बनाए, सीमेंट बनाए, आपकी वस्तु की मांग रहेगी। गांव छोटा होता है, वस्तु की मांग कम होती है। अधिकतर जो हमारे कारखाने के मालिक होते हैं वो अपनी वस्तुओं को, कारखानों को उन स्थानों पर रखते हैं जो शहरों के आसपास होती हैं। और इसके पीछे रखने का कारण यह है कि वहां पर उन वस्तुओं की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। ठीक है। शहरों में कुछ और सेवाएं भी हैं। क्या है बच्चों, शहरों में मांग तो होती ही है सामान की, इसी के साथ साथ शहरों में कुछ और सेवाएं भी हैं। वो क्या सेवाएं होती हैं भाई? शहरों में आपको अगर बैंक से लोन लेना है तो सस्ती दर पर आपको बैंक से लोन मिल जाता है अपना काम करने के लिए। मान लीजिए पैसा समाप्त हो गया, पूंजी, आपको मजदूरों को पैसा देना है, तो आप बैंक से लोन ले लीजिए। शहरों में ज्यादा से ज्यादा बैंक होते हैं, आपको सरलतम रूप में बैंक से लोन मिल जाएगा, उधार मिल जाएगा। ऐसे ही यातायात के अच्छे साधन होते हैं, सड़कें अच्छी होती हैं, सड़कें मजबूत होती हैं, आप अपने उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शहरों में आसानी से भेज सकते हैं। भाई शहरों के अंदर आपको सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं और कुशल श्रमिक मिलते हैं। कुशल श्रमिक का मतलब क्या होता है? बेहतरीन श्रमिक, जो अपने काम को बहुत ही दक्षता के साथ करते हैं, बिना किसी गलती के करते हैं। और इसी कारण से अधिकतर जो कारखानों के मालिक होते हैं वो उद्योगों को ऐसे स्थानों पर रखते हैं जहां पर उनको अच्छे श्रमिक मिल सकें। विशेषज्ञ सलाह, यानी कि स्पेशल लोग जो आपको सलाह दे सकें, जो आपको सलाह दें कि बिजनेस को कैसे करना है, ये शहरों में ही आपको मिल पाते हैं। और इसी वजह से शहर के अंदर आप लोग पाते हैं कि उद्योग ज्यादा हैं, उत्पादन ज्यादा है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब औद्योगिक केंद्र, क्या होता है, बड़े बड़े कारखानों को आप इनको पाते हैं कहां पर? शहरों में। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है एग्लोमेरेशन इकोनॉमी। क्या कहा जाता है? एग्लोमेरेशन इकोनॉमी। एक शब्द है कि जब शहरों के अंदर कारखानों की उपस्थिति होती है, बड़े बड़े उद्योग होते हैं, तो उनको एग्लोमेरेशन इकोनॉमी कहा जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां पर देख रहे हैं कि आजादी के पहले से क्या है बच्चों, आजादी के समय में क्या था, ज्यादातर जितने भी हमारे उद्योग थे वो बंदरगाहों के निकट ही पाए जाते थे। भारत में 1947 से पहले, भारत की आजादी से पहले जितने भी उद्योग थे आप उनको मुख्य तौर पर कहां पाते हैं? बंदरगाहों के पास पाते हैं। बंदरगाह यानी कि समुद्र के किनारे के आसपास पाते हैं। जैसे हमारा बंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ठीक है, जिसे वर्तमान में चेन्नई कहते हैं, पहले मद्रास कहते थे। इन क्षेत्रों के आसपास ज्यादा आपको कारखाने दिखते हैं। क्यों? क्योंकि पहले समय में पानी के जहाज से यात्रा की जाती थी और यहीं से क्या था, यही यातायात का महत्वपूर्ण साधन था। तो कारखानों में जो सामान बनता था वो इन जहाजों के जरिए दूसरे देशों तक पहुंचाया जाता था। भारत में प्राचीन समय में आजादी के पहले क्या था बच्चों, मुख्य तौर पर जितने भी हमारे उद्योग थे वो पाए जाते थे बंदरगाहों के पास। इसी के फलस्वरूप क्या होता है, ऐसे उद्योग शहरी क्षेत्रों में भी विकसित हुए हैं। बाद में क्या हुआ है बच्चों, ये आपके जो उद्योग थे बंदरगाहों से सिमटकर शहरों की तरफ बढ़े हैं और क्या है बच्चों, धीरे धीरे अब ये ग्रामीण पृष्ठभूमि में भी जाने लगे हैं। तो भारत के अंदर वर्तमान समय में गांवों के अंदर भी आपको फैक्ट्रियां दिख जाएंगी, लेकिन अधिकतर जो फैक्ट्रियां विद्यमान है वो शहरों में ही हैं।
आगे की तरफ बढ़ लेते हैं और यहाँ पर हम लोग 1 मिनट रिवीजन करेंगे। यानी कि आज की क्लास में सबसे पहले हमने विनिर्माण को देखा। विनिर्माण का मतलब क्या है? विनिर्माण का मतलब है कि जब हम कच्चे माल को क्या कर देते हैं, जब हम लोग कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित कर देते हैं। मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित करने की ये जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विनिर्माण कहते हैं। विनिर्माण का महत्व क्या है? विनिर्माण आपके देश के अंदर बेरोजगारी को समाप्त करता है। क्या करता है? लोगों को काम देता है। देश के अंदर क्या करता है? लोगों को रोजगार देता है। देश के अंदर गरीबी को समाप्त करता है। ठीक है, देश के अंदर विदेशी मुद्रा आती है। देश के पास विदेशी मुद्रा आती है। देश क्या बनता है? देश हमारा विकसित बनता है। और क्या करता है बच्चों? ये आपके देश की कृषि को आधुनिक कर देता है। जब देश की कृषि आधुनिक होती है, देश के किसान आधुनिक होते हैं, तो देश आधुनिक बनता है। इसी के साथ क्या होता है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में किसी भी देश के अंदर आप देखेंगे कि दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, अमीर देश हैं, आप ये पाते हैं कि उनके अंदर सबसे ज्यादा विनिर्माण उद्योग हुआ है। बड़े स्तर पर इन देशों ने क्या करा है? विनिर्माण उद्योग को करा है, अधिक से अधिक उद्योगों को लगाया। भारत के अंदर अगर बात की जाए तो भारत की जो जीडीपी है, क्या है बच्चों? भारत की जो जीडीपी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें 27% जो योगदान है वो उद्योगों का है। और इसके अंदर भी क्या है? विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब क्या है? विनिर्माण का मतलब है हम उन वस्तुओं को बना रहे हैं, कारखानों में उन वस्तुओं को बना रहे हैं। और इनका प्रतिशत कितना है? इनका प्रतिशत लगभग 17% है। उद्योगों की अवस्थिति अर्थात उद्योग उन स्थानों विशेष पर लगाए जाते हैं जहां पर आपको कच्चा माल अच्छे मात्रा में मिलता है, आपके पास कुशल श्रमिक होते हैं, आपके पास पूंजी की उपलब्धता होती है, आपके पास यातायात के अच्छे साधन होते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कोई भी व्यक्ति विशेष क्या करता है? अपने कारखानों को उसी स्थानों पर लगाता है जहां पर आपको कच्चा माल, यातायात के अच्छे साधन, कुशल श्रमिक, सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। और आपके पास पूंजी की उपलब्धता भी होनी ही चाहिए। भारत में ऐसा अधिकतर शहरों में होता है। शुरुआत में शहरों में था, आजादी से पहले ये बंदरगाहों के आसपास था, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये गांवों की तरफ भी जा रहा है। तो भारत में वर्तमान समय में आपको गांवों के अंतर्गत भी फैक्ट्रियां मिल जाएंगी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर आप सभी के समक्ष क्विज को रख देते हैं। हम एक एक कर कुछ सवाल आप सभी के सामने रखेंगे। आप सभी बच्चे इन क्विज के क्वेश्चंस को देखिए। सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो ये है कि विनिर्माण उद्योग कौन सी क्रिया का है? आपके सामने एक सवाल है, उसके 4 ऑप्शंस हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। आप सभी बच्चे इसको देखिए और उसके बाद फिर हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहां पर लिखा है कि भारत में विनिर्माण क्षेत्र की बढ़ोतरी के लिए विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना निम्न स्तर पर की गई है। कि भारत की सरकार ने विनिर्माण को बढ़ाने के लिए क्या करा? एक संगठन को निर्मित किया है। तो ये किस स्तर पर है? राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर या फिर स्थानीय स्तर पर? चलिए जी, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमारा टाइम होता है, अब हम एक एक कर आप सभी के साथ क्विज के आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पूछा गया कि विनिर्माण उद्योग कौन सी क्रिया का आपका क्या है बच्चों? आता है। तो ये तृतीयक क्रिया के अंतर्गत, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य तौर पर आता है। लोगों को सेवा दी जा रही है और उसके द्वारा काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत के अंदर जो विनिर्माण क्षेत्र की बढ़ोतरी के लिए क्या किया जाए? विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई है। ये क्या करता है? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि पूरे देश के अंदर क्या करता है? जो बिजनेस हो वो कैसा हो? वो प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन जो हो वो संतुलित कंपटीशन हो। ऐसा नहीं हो कि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों के साथ क्या करें? भेदभाव करें, उनके साथ क्या करें? उनको परेशान करें। तो एक ऐसा बिजनेस हो, एक ऐसा उद्योग हो जिसमें सबको साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। तो राष्ट्रीय स्तर पर इसको किया जाता है। अब आज की क्लास से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आप सभी के समक्ष मौजूद हैं। सवाल नंबर 1 लिखा है कि विनिर्माण क्या है? आपको ये बताना होगा। इसके बाद फिर आपको बताना होगा कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, 3 भौतिक कारक आपको बताने होंगे जो भौतिकी से संबंधित है, प्रकृति से संबंधित है। इसके बाद औद्योगिक अवस्थिति को, बिजनेस को प्रभावित है, कारखानों को जो प्रभावित करते हैं, 3 मानवीय कारकों को आपको बताना होगा।
विनिर्माण उद्योग के महत्व क्या है, किसी भी देश के लिए वो क्यों महत्वपूर्ण है, बिजनेस का होना, विनिर्माण का होना, ये आपको बताना होगा। अब हम लोग आप सभी के समक्ष ये डिस्कस करेंगे कि अगली क्लास में आप और हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली क्लास में आप और मैं डिस्कस करेंगे विनिर्माण उद्योग के इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। उसके अंदर हम लोग लेक्चर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं और उसके अंदर हम लोग भारत के अंदर उद्योगों के अलग अलग प्रकारों को डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि हमारी ये जो आज की क्लास रही, जिसके अंदर आप लोगों ने विनिर्माण का अर्थ, विनिर्माण के महत्व, विनिर्माण का योगदान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, इसको समझा, आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहा होगा। अब मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरी मुलाकात आपसे अगली क्लास में होगी। तब तक आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।